हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स IIT नीट चैनल पर। जी हाँ, आज के इस लेक्चर में हम शुरुआत करने वाले हैं डोमेन्स एंड रेंजेस ऑफ फंक्शंस पार्ट 1 की। तो अभी तक हमने सेट्स, रिलेशन इन फंक्शंस को पढ़ा, फंक्शंस के अलग अलग ग्राफ्स देखे, उनके थ्रू उनकी डोमेन्स और रेंज को स्टडी किया। वहीं से अब हम अलग अलग फंक्शंस के वेरिएशन मतलब फंक्शंस को कंबाइन करके मर्ज करके जो भी अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सारे वेराइटी ऑफ फंक्शंस की डोमेन और रेंज निकालने की अलग अलग टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बट पहले कि हम लेक्चर शुरू करें, बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है जो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कितनी सारी चीज़ें लेकर आता है, ज़रा उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे खास और सबसे ज़रूरी बात कि मैग्नेट ब्रेन हर चैप्टर के, हर टॉपिक के आपके पास वीडियो एक्सप्लेनेशंस लेकर आता है और इसमें हम इंश्योर करते हैं कि हर चैप्टर के हर टॉपिक पर जब वीडियो एक्सप्लेनेशंस बन रहे हैं तो काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स के साथ उन्हें कंसोलिडेट करवाया जाए। ना सिर्फ ये बल्कि आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको हर टॉपिक के कंप्लीशन पर DPPs भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ये सारी चीज़ें मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होती हैं। ना सिर्फ ये कि आपको DPPs मिलती हैं, आपको उन DPPs के वीडियो सोल्यूशंस भी मिलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं। एंड ऑफ कोर्स हम इंश्योर करते हैं कि हर चैप्टर पर मिनिमम बाय ऑल मीन्स कम से कम 500 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली प्रैक्टिस करवाएं। एंड ऑफ कोर्स हम इंश्योर करते हैं कि हम आपको इन सब के साथ पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन जो JEE मेंस और JEE एडवांस में आए हुए क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवाएं सो दैट आप एग्जाम को एक्चुअली समझ पाएं कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। एंड ऑफ कोर्स हम इंश्योर करेंगे कि आपके जो भी डाउट्स हैं, आप आपके डाउट्स हम तक भेज सकते हैं, आप अपने डाउट्स हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपके डाउट्स फॉरवर्ड करने के लिए आपके इस यूट्यूब के वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पर लिखा होगा आस्क मी योर डाउट। तो आप उस पर क्लिक करके अपने सारे डाउट्स हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। वो डाउट्स कोशिश करिए कि रेलेवेंट हो, जितनी भी चीज़ें अभी तक आपको पढ़ाई गई हैं उन्हीं पर बेस्ड डाउट्स अभी फ़िलहाल के लिए हम एक्नॉलेज करेंगे, क्योंकि देयर इज़ नो पॉइंट किसी एक टॉपिक, ऐसे टॉपिक का डाउट डिस्कस करना जो टॉपिक हमने पढ़ा ही नहीं है अभी तक, राइट। एंड ऑफ कोर्स एक और सबसे ज़रूरी बात आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को ट्रैक कर सकते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो हर चैप्टर का एक टेस्ट भी होगा ताकि आप समझ पाएँ कि जो आपको चैप्टर पढ़ाया गया है उस चैप्टर पर आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, ये भी आप एसेस या इवैल्यूएट कर सकते हैं। फाइनली एक सबसे ज़रूरी बात ये कि हम टाइमली आते रहेंगे और आपको चीज़ों को लेकर गाइड करते रहेंगे। मतलब एग्जाम से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन या कोई भी बात है, वो हर बात पर हम टाइमली आकर आपको अलग अलग मीन से जानकारी देते रहेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड ऑफ कोर्स सबसे खास बात कि चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन भी आपके लिए प्लान किए गए हैं। मतलब किसी चैप्टर में जब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं और गलती से फिर भी कोई चीज़ अगर आपकी मिस हो जाती है तो चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन भी आपके लिए लाया जाएगा। उसमें पूरा चैप्टर फिर से करवाया जाएगा, सारी डिटेल्स पढ़ाई जाएंगी। सो वो एक तरीका होगा उस चैप्टर को एक बार और क्विकली रिवाइज करने का। एंड ऑफ कोर्स हम ये भी इंश्योर करेंगे कि आखिर में आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लेकर आएँ ताकि आप अपनी JEE मेंस और एडवांस के मॉक्स दे पाएँ और अपनी एग्ज़ाम को एक्चुअली सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजाइज कर पाएँ कि आपको किस सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कितनी सारी चीज़ें लेकर आता है। ये IIT JEE मॉड्यूल है जो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। एंड ऑफ कोर्स अब हम फाइनली आते हैं हमारे आज के चैप्टर पर और शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। देखते हैं स्टूडेंट्स आज के चैप्टर में क्या चीज़ हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, हम बात करने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। अब अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस होता क्या है समझिएगा। मान लो एक फंक्शन है, मतलब हम अलग अलग फंक्शंस की डोमेन और रेंज निकालने के लिए जो अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसी को हम कहते हैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। ध्यान से सुनिएगा, यानी वो ये कह रहा है, मान लो दो फंक्शन है, एक फंक्शन है f जिसका अपना एक डोमेन है D1 और एक दूसरा फंक्शन है g जिसका अपना डोमेन है D2। इनकी हम को डोमेन की बात नहीं कर रहे हैं। आई होप आपको पता है, क्या पता है स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर जो हम लिखते हैं डोमेन होता है और यहाँ जो हम लिखते हैं वो होता है इसका को डोमेन। और हम फंक्शंस को f या g या h या लैम्डा जिस भी साइन से आप डिनोट करना चाहें, जनरली स्मॉल लेटर्स से हम उन्हें डिनोट करते हैं। तो जल्दी से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर कभी फंक्शंस के प्रोडक्ट, उनके मल्टीप्लिकेशन, उनके डिवीजन या उनके कोशेंट या उनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से भी फंक्शंस बनते हैं। ऑब्वियसली फंक्शंस हमेशा वही स्टैंडर्ड से जनरल से फंक्शन नहीं होंगे। जैसे अगर एक साइन एक्स फंक्शन है तो सिर्फ साइन एक्स ही एक फंक्शन दिखाई दे, ऐसा नहीं होगा। आपको बहुत अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस मिलेंगे, जैसे कि आपको मिलेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या फिर साइन एक्स की पावर कॉस एक्स या लॉग एक्स अपॉन साइन एक्स या फिर लॉग एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऑफ फंक्शंस आपको मिलते रहेंगे। तो वो यहाँ पर क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, वो कह रहा है जब जब इस तरह की वैरायटी आती है, जैसे फंक्शंस में f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स आपको करना हो रहा है या f ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स आपको करना हो रहा है या f ऑफ एक्स और g ऑफ एक्स का प्रोडक्ट आप ले रहे हैं या f ऑफ जी एक्स को आप
एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, तो डोमेन पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं अलग अलग फंक्शंस के, तो डोमेन कैसे वर्कआउट की जाती है उस पर हम बात करने वाले हैं अंडर द टॉपिक एल्जेब्रा ऑफ फंक्शंस। आई होप आपको एजेंडा क्लियर है। तो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, मुझे इस बारे में बात करनी है ना। तो इसका जो डोमेन होगा वो बड़ा शानदार सा, सिंपल सा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा डोमेन होगा। आप इसको ऐसे समझिए स्टूडेंट्स, बड़ी आसान सी बात है। मान लेते हैं हमारे दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स। याद करिए, जैसे कि एक सिनेरियो है एफ ऑफ एक्स जिसका डोमेन है लेट्स से साइन एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन है साइन ऑफ एक्स। और एक और फंक्शन है स्टूडेंट्स, लेट्स से हमारा दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स, जो कि ये लेट्स से थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं लॉग ऑफ एक्स। अब इस बात को ऐसे समझिए स्टूडेंट्स, मान लो मुझे एक फंक्शन दे दिया जाता है, इस फंक्शन का नाम होता है लेट्स से लैम्डा एक्स, जो कि कुछ नहीं है, विच इज़ द सम ऑफ दीज टू फंक्शंस एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, राइट। और ये क्या फंक्शन बन जाएगा, अगर आप एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को ऐड करें तो मेरे पास फंक्शन बन जाएगा स्टूडेंट साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। अब आपको हमेशा इंश्योर करना पड़ेगा सर कि जब तक ये अकेला साइन एक्स हुआ करता था तब तक आप एक्स के लिए वो सारी वैल्यूज रख सकते थे जिसके लिए साइन एक्स डिफाइंड था। सर जब तक ये log x हुआ करता था अकेला, तब तक आप x की वो सारी वैल्यूज़ ले लिया करते थे जब तक log x अकेला डिफाइंड हुआ करता था। बट इट्स लाइक अब आप दोनों लोगों को साथ लेकर आ रहे हो, आप इन दोनों फंक्शंस को साथ लेकर आ रहे हो, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि अब मैं x की वो वैल्यूज़ लूँगा जिसके लिए ये एज वेल एज ये दोनों डिफाइंड हों। क्या आपको बात समझ आ रही है। अब जब दोनों डिफाइंड हो तो क्या आपको क्लिक हो रहा है कि मुझे इंटरसेक्शन पर वर्क करना होगा, मतलब मुझे अब x की वो वैल्यूज़ ही सोचनी होगी जिसके लिए ये भी सेटिस्फाइड हो और ये भी सेटिस्फाइड हो। सेटिस्फाइड से अच्छा वर्ड होगा डिफाइंड हो, यानी मुझे x की वो वैल्यूज़ ढूंढनी होगी जहाँ पर ये भी डिफाइंड है और ये भी डिफाइंड है, और यानी हिंदी वाला और जब भी ये चीज़ आती है तो हम क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, हम इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं। मतलब मैं x की वो सारी वैल्यूज़ जिनके लिए साइन एक्स एज वेल एज लॉग एक्स डिफाइंड हो। तो सर साइन एक्स तो बड़ा सॉर्टेड सा फंक्शन है। साइन एक्स क्या कहता है क्लास, साइन एक्स कहता है कि सर आप एक्स की कोई भी वैल्यू ट्राई कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन एक्स क्या कहता है स्टूडेंट, साइन एक्स कहता है कि सर आप मेरी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एक्स की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आई एम ओके विद एवरीथिंग। मतलब वो कहता है सर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की एक्स की सारी वैल्यूज़ के लिए दिस फंक्शन इज़ ओके। बट आप याद करिए लॉग एक्स एक ऐसा फंक्शन है स्टूडेंट्स, अगर आप याद करें तो लॉग एक्स का ग्राफ जल्दी से रिकॉल करिए स्टूडेंट्स। हमेशा मैं कहूँगा कि ग्राफ्स बहुत मदद करेंगे आपकी। तो आपको याद आ रहा है लॉग एक्स का एक स्टैंडर्ड सिनेरियो, मतलब ये नहीं भी लेता मैं एक ही वैल्यू 0 से 1 तक लेता, मतलब बेस अगर मैं 0 से 1 के बीच लेता तो ये फंक्शन अपसाइड डाउन हो जाता है इसका ग्राफ। वेल इन दैट केस एज वेल हमें पता है कि सर लॉग के अंदर जो आप एक्स की वैल्यू पास करते हैं वो वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। क्या आपको ये बात याद आ रही है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब log x की बात आती है स्टूडेंट्स, तो log x थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करता है अपनी डोमेन को sin x के कंपैरिजन में। वो कहता है सर कि आपके पास कहीं ना कहीं बीच में 0 होगा, सर 0 को एक्सक्लूड करते हुए 0 से बड़ी सारी वैल्यूज़ में ले लूँगा। तो log x कहता है कि सर 0 से बड़ी सारी वैल्यूज़ में ले लूँगा। अब आपने एक फंक्शन डिफाइन किया है sin x प्लस log x, तो प्रॉब्लम यही है ना। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है सर अब मैं x की वो वैल्यूज़ दूंगा जहाँ पर ये और ये दोनों सेटिस्फाइड हो, और दोनों का इंटरसेक्शन क्या है क्लास, दोनों का इंटरसेक्शन ये वाला जोन है। क्या आप देख पा रहे हैं। तो फाइनली मैं कंक्लूड करूंगा कि अगर मुझसे कोई लैम्डा एक्स की रेंज पूछता है, आई एम रियली सॉरी, लैम्डा एक्स का डोमेन पूछता है, तो लैम्डा एक्स के डोमेन में मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि इसका और इसका दोनों का इंटरसेक्शन हम लेंगे। यानी मैं कहूँगा कि सर लैम्डा एक्स की अगर आप डोमेन लेंगे तो वो क्या होगी स्टूडेंट्स, वो डोमेन होगी 0 से इन्फिनिटी। अगर कोई पूछता है लैम्डा एक्स का डोमेन तो मैं कहूँगा डोमेन ऑफ लैम्डा एक्स विल बी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। क्या मैं 0 इंक्लूड कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली 0 पर मुझे ओपन ब्रैकेट यूज़ करना होगा क्योंकि 0 log x की डेफिनेशन में इंक्लूडेड नहीं है। मतलब x की सारी वैल्यूज़ के लिए sin x डिफाइंड था, पर इसने अपने आप को और रिस्ट्रिक्ट किया, इसने बोला नहीं मैं इतना ओपन नहीं करूँगा, मेरा x का पार्ट थोड़ा कम है सर। तो आप कोशिश करिए कि आप भी अपने आप को एडजस्ट करिए, तो जो कम होगा उसके मिनिमम कंडीशन की रिक्वायरमेंट पर दोनों को एडजस्ट होकर एक म्यूचुअल फाइनली कॉमन पार्ट पे आना होगा। यही बात हमेशा ट्रू रहेगी इंटरसेक्शन यानी प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के केस में। थोड़ी सी चीज़ें और बदलेंगी जो हम अलग अलग सिनेरियो में एक्सप्लोर करेंगे, बट फिलहाल के लिए आप याद रखिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में तो आपको सीधा सीधा हमेशा यही करना है। चलिए तो वापस आते हैं हमारी डेफिनेशंस पे। आई होप आपको एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ें क्लियर हुई। अब अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं तो यही बात वो तब कह रहा है कि सर एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है, तो उसकी डोमेन जो है वो डोमेन कैसे डिफाइन होती है, वो डोमेन भी ऐसे ही डिफाइन होती है कि सर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की डोमेन ले लीजिए और उनका इंटरसेक्शन ले लीजिए। यही कहानी आपको यहाँ करनी है। नॉट जस्ट दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको जब एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का प्रोडक्ट लेना है, अगर आपने साइन एक्स और लॉग एक्स का प्रोडक्ट लिया होता तब भी आप इंटरसेक्शन ही ले रहे होते।
यानी नॉट जस्ट दैट प्लस एंड माइनस वाला साइन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, यहाँ पर अगर प्रोडक्ट भी लगा होता, यहाँ पर अगर साइन एक्स और लॉग एक्स का प्रोडक्ट भी हो रहा होता, तब भी आप यही इंश्योर करेंगे कि साइन एक्स और लॉग एक्स जहाँ जहाँ दोनों डिफाइंड है, जहाँ पर दोनों एग्जिस्ट करते हैं एक्स की उन सारी वैल्यूज़ के लिए, वही इनकी फाइनल डोमेन होगी। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको याद रहेगी। बट थोड़ा सा पार्ट चेंज हो जाता है जब बात आती है डिवीजन की। क्या आप सोच पा रहे हैं कि डिवीजन में क्या प्रॉब्लम होगी स्टूडेंट्स? ज़रा सोचिए दिमाग से कि डिवीजन में क्या प्रॉब्लम होगी। मान लेते हैं दो फंक्शन है, अगेन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। सर एफ ऑफ एक्स है लेट्स से लॉग एक्स, है ना, और जी ऑफ एक्स है सर मान लेते हैं साइन एक्स, है ना। अब सर अगर मैं थोड़ा सा इनके ग्राफ्स को स्टडी करूं तो मुझे ग्राफ्स में कुछ चीज़ें पता है। मैं ग्राफ क्यों बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुना, देयर मस्ट बी अ वैलिड रीजन बिहाइंड डूइंग दैट। तो मैं कह रहा हूँ सर साइन एक्स का अगर मैं ग्राफ स्टडी करूँ तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ चलता है ना, ये ऑब्वियसली पीछे भी चलता है। और अगर मैं साइन एक्स के ग्राफ पे चीज़ें देखूँ तो सर ये कुछ होता है 0, फिर ये होता है पाई, फिर ये होता है 2 पाई, फिर वहाँ होगा 3 पाई, ये होता है सर माइनस पाई, ये होता है माइनस 2 पाई, और चीज़ें ऐसी चलती चली जाती हैं। ऑब्वियसली बीच में भी इंटरमीडिएट काफ़ी सारी वैल्यूज़ आती हैं, बट दिस इज़ हाउ एक मोटा मोटा साइन एक्स का ग्राफ लुक्स लाइक, है ना। और अगर मैं लॉग एक्स का ग्राफ इमेजिन करना चाहूँ स्टूडेंट्स, तो लॉग एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है जो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। मैं ग्राफ्स क्यों बता रहा हूँ आपको? मैं ग्राफ्स इसलिए बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि मान लो अगर मैं आपको एक नया फंक्शन बना के देता हूँ विच इज़ कॉल्ड लैम्डा ऑफ एक्स, और लैम्डा ऑफ एक्स के साथ सर एक प्रॉब्लम है। लैम्डा ऑफ एक्स के साथ सर एक प्रॉब्लम ये है कि मान लेते हैं लैम्डा ऑफ एक्स है लेट्स से एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। अभी फिलहाल के लिए ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। मैं फिर जी ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स के लिए भी बताऊंगा कि क्या होगा। तो अगेन सर सबसे पहली बात तो यही कि इसका जो डोमेन होगा, इसका जो डोमेन होगा वो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, सर इसका जो डोमेन होगा वो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। मतलब जो भी एफ ऑफ एक्स का डोमेन है, एफ ऑफ एक्स का डोमेन क्या है स्टूडेंट्स? सर एफ ऑफ एक्स यानी लॉग एक्स, लॉग एक्स का डोमेन हमें पता है कि सर वो एक्स की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ही डिफाइंड होता है। तो हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स का जो डोमेन है सर वो है 0 से इन्फिनिटी तक, या फिर मैं इसे लिख सकता था एक्स फॉर ऑल ग्रेटर देन 0, है ना, फॉर ऑल एक्स विच आर ग्रेटर देन 0। सर क्या आप जी ऑफ एक्स का डोमेन बता सकते हो? सर जी ऑफ एक्स तो बड़ा सुलझा हुआ फंक्शन है साइन एक्स, और साइन एक्स तो एक्स की सारी वैल्यूज़ पर एग्जिस्ट करता है। और अगर जी ऑफ एक्स एक इतना सुलझा हुआ फंक्शन है तो उसका डोमेन क्या होगा स्टूडेंट्स? उसका डोमेन होगा सर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी एक्स की सारी रियल वैल्यूज़। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। सो दिस इज़ हाउ D2 विल लुक लाइक। बट प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स कि मैं निकाल रहा हूँ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। अब मैं दो बातें इंश्योर करूँगा कि मैं सबसे पहले तो D1 और D2 का इंटरसेक्शन निकालूंगा, डेफिनेटली वो तो करना ही है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इनमें ये चारों चीज़ें तो करनी है। डिवीजन में एक थोड़ी सी चीज़ एक्स्ट्रा हो जाएगी, डिवीजन में एक छोटी सी चीज़ और आपको एक्स्ट्रा करनी होगी। उस छोटी सी चीज़ का नाम है कि आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि सर डिनोमिनेटर कभी भी 0 ना हो। आपको याद आ रहा है, हमने कई बार ये डिस्कस किया है कि हम हमेशा अवॉइड करेंगे डिनोमिनेटर को 0 लेना। क्या आपको याद आ रहा है? क्योंकि डिनोमिनेटर जब 0 होगा तो ये एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि समथिंग सिग्निफिकेंट अपॉन 0 विल बी नॉट डिफाइंड। हम हमेशा अवॉइड करते हैं कि फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर 0 ना हो। तो जब जब कुछ समथिंग अपॉन समथिंग जैसा सिनेरियो बनेगा, हमें इस बात को इंश्योर करना होगा कि वो जो डिनोमिनेटर है वो 0 ना हो। आई होप आप ये बात याद रखेंगे। तो इसी बात के साथ अगर मैं समझना चाहूँ तो मुझे और भी कुछ वैल्यूज़ लेनी, मतलब डेफिनेटली मुझे D1 और D2 का तो इंटरसेक्शन लेना है, एंड मुझे वो सारी वैल्यूज़ भी हटानी है जहाँ पर x क्या हो रहा होगा, उन सारी वैल्यूज़ जहाँ पर जिन x की वैल्यूज़ के लिए ये जो gx है, ये जो gx है वो क्या हो रहा होगा क्लास, जो 0 हो रहा होगा, है ना। मतलब मुझे वो सारी वैल्यूज़ भी हटानी होगी, x की वो सारी वैल्यूज़ जिनके लिए gx 0 हो रहा होगा। मैंने एक मोटा मोटा सा एक अप्रॉक्सीमेटेड अप्रोच लिखी है जिसके थ्रू मैं आप समझाने जा रहा हूँ कि gx कहाँ कहाँ 0 हो रहा है। पहले तो एक बात समझते हैं क्लास, gx काफ़ी सारी जगह 0 होता है। gx काफ़ी सारी मतलब कौन कौन सी जगह 0 होता है? सर gx मतलब क्या, साइन एक्स। साइन एक्स कहाँ 0 होता है सर? सर माइनस 2 पाई, माइनस पाई, 0 पाई, 2 पाई। मतलब इन शॉर्ट में कहना चाह रहा हूँ कि सर पाई के किसी भी मल्टीपल पर, पाई के किसी भी इंटीग्रल मल्टीपल पर वो हमेशा 0 होता है। लेकिन सर एक बात समझिए, आपने इसकी डोमेन में जब ये D1:D2 लिया, D1 और D2 का रेशो लिया, तो आपने ऑलरेडी सारी नेगेटिव वैल्यूज हटा दी। क्योंकि जब आप D1 और D2 का रेशो ले रहे थे तो क्या हो रहा था सर, 0 से इन्फिनिटी तक वो डिफाइंड हो रहा था, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, 0 से इन्फिनिटी। लेकिन आप सोचिए, आपने 0 तो इंक्लूड नहीं किया और 0 से पीछे की भी कोई वैल्यूज इंक्लूड नहीं की, बट 0 से आगे के आपने सारे इंटीग्रल पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। पाई के सारे इंटीग्रल मल्टीपल्स एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर g ऑफ x 0 होता है। तो आपको आई होप क्लियर हो रहा है कि मुझे वो सारी वैल्यूज़ भी अवॉइड करनी होंगी, और अगर उन सारी वैल्यूज़ को अवॉइड करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा फाइनली इसका जो डोमेन होगा सर वो होगा, मतलब लैम्डा x का जो डोमेन होगा मैं वो लिखूँगा स्टूडेंट्स। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। मैं इसका डोमेन लिखूँगा किसका, लैम्डा x का क्लास, कि सर 0 से इन्फिनिटी तक ही होगा,
लेकिन आपको क्या हटाना होगा सर, आपको कुछ वैल्यूज़ हटानी होंगी। कौन सी वैल्यूज़ हटानी होंगी सर? सर आपको पाई के सारे मल्टीपल्स हटाने होंगे, मतलब आपको इसमें से सारे पाई के मल्टीपल्स हटाने होंगे, यानी आपको एन पाई हटाना पड़ेगा। एन पाई यानी ऑब्वियसली क्या, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, एनीवे आप 0 पाई तो ले ही नहीं रहे हो, मतलब 0 तो वैसे भी नहीं ले रहे हो क्योंकि वो 0 के आगे से डिफाइंड है, पर आपको एन पाई हटाना पड़ेगा। जहाँ पर आपको ये लिखना होगा कि एन क्या है, एन आर ऑल नेचुरल नंबर्स, एन जो है वो नेचुरल नंबर्स है, क्योंकि ऑब्वियसली 0 आप नहीं ले रहे हैं, आप होल नंबर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। n इज़ नथिंग बट द ऑल द नेचुरल नंबर्स। तो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यहाँ पर साइन x 0 हो जाता है, और x की इन वैल्यूज़ पर अगर साइन x 0 होता है मतलब डिनोमिनेटर 0 होता है, तो वो हम लेना अफोर्ड नहीं करेंगे। सो मैं कहता कि f ऑफ x अपॉन g ऑफ x का डोमेन ये होगा। सर इसी क्वेश्चन में अगर कोई ऐसा कहता तो क्या करते, सुनिएगा ध्यान से। सर इसी क्वेश्चन में कोई ऐसा कहता कि मान लो आपका एक और फंक्शन है, लैम्डा x की जगह एक और फंक्शन ले लेते हैं, लेते h ऑफ x, और h ऑफ x मान लेते हैं सर होता g ऑफ x अपॉन f ऑफ x। तो g ऑफ x हमें पता था स्टूडेंट साइन x था, और f ऑफ x क्या है, log x। तो h ऑफ x जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा क्लास, वो बन जाएगा साइन x और log x। तो वापस एज पर आवर डेफिनेशन जो एक चीज़ तो सॉर्टेड है वो क्या, कि सर डेफिनेटली साइन x और log x का आपको कॉमन पार्ट लेना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। तो उस बेसिस पे अगर मैं कहता कि सर इस फंक्शन का जो डोमेन है, इस फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, डोमेन ऑफ एच एक्स, वो डेफिनेटली सर कहाँ से कहाँ तक होगा, वो डेफिनेटली 0 से इन्फिनिटी होगा कॉमन पार्ट। लेकिन क्या उसमें से कुछ चीज़ें और हटानी पड़ेंगी, बेशक हटानी पड़ेंगी सर। सर कौन सी वैल्यूज़ हटानी होगी, सर x की वो वैल्यूज़ भी हटाऊंगा जिनके लिए log x 0 है, क्योंकि इस बार डिनोमिनेटर में कौन है सर, इस बार डिनोमिनेटर में log x है। तो सर log x की जहाँ जहाँ वैल्यू 0 हो रही होंगी वो हटाना होगा। log x कहाँ 0 होता है सर, सोच के देख लेते हैं। सर मैं अगर log x के ग्राफ को समझूँ तो log x का ग्राफ कैसा होता है स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा है ना। तो मुझे पता है जब x की वैल्यू 1 होती है तो y की वैल्यू 0 होती है, मतलब log x का ग्राफ जब x की वैल्यू 1 से क्रॉस करता है तो खुद 0 हो जाता है। log 1 हमें पता है 0 होता है। तो एक बात बड़ी आसान सी है कि log 1 0 होता है, मतलब मैं x की वैल्यू 1 अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं कहूँगा कि सर x की वैल्यू जो 1 होती है वो आपको हटानी पड़ेगी। क्या आपको समझ आया हमने 1 क्यों उठाया स्टूडेंट्स? तो क्या आप सोच पा रहे हैं कि डोमेन को हम कैसे सोचेंगे? तो अभी तक फिलहाल बड़े स्टैंडर्ड से ऑपरेशंस, किसी दो फंक्शंस को ऐड करिए, सबट्रैक्ट करिए, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो डिवाइड करने वाले केस में एक बस एक्स्ट्रा सा पार्ट कि डिनोमिनेटर 0 ना हो, बाकी सब जगह तो सिर्फ आप इंटरसेक्शन ले लीजिए, बात बन जाएगी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा है। तो आई होप ये चारों डेफिनेशंस आपको क्लियर हुई, जहाँ पे वो लिख रहा था कि एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स जब निकालेंगे, यानी आप क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, तो इस फंक्शन की जब आप डोमेन निकालेंगे तो बेशक आप d1 और d2 तो लेंगे, पर वो सारी वैल्यूज हटाएंगे x की जहाँ पर g ऑफ x यानी डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो रहा होगा। ये तीन कंडीशंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो फाइनली आपकी डिवीजन वाली भी प्रॉपर्टी यानी डिवीजन वाले क्वेश्चंस में भी आप आराम से डोमेन निकाल पाएंगे। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और अगर इतना क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। चलिए कुछ और चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि वहाँ क्या लिखा हुआ है। ध्यान से देखेंगे क्लास। वो कह रहा है इफ़ f and g आर टू फंक्शंस देन द सम ऑफ द फंक्शंस इज डिफाइंड एज f ऑफ x प्लस g ऑफ x। ये हम बात कर चुके हैं और इसी बात पर हमने किया है कि डोमेन ऑफ f और डोमेन ऑफ g का इंटरसेक्शन होगा। सिमिलरली हम कहते हैं कि प्रोडक्ट, कोशेंट और डिफरेंस भी ऐसे ही कुछ होते हैं। एक और ख़ास बात जो हमने डिस्कस की है कि सर जब आप प्रोडक्ट लेते हैं तो आप दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, जब आप डिवीजन लेते हैं तो आप इंटरसेक्शन तो लेते ही, बस वो वैल्यूज़ और हटा देते हैं जहाँ पर जी ऑफ एक्स 0 हो रहा हो। ये बस कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें हैं। एक बात जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की, अगर किसी फंक्शन को किसी स्केलर क्वांटिटी या किसी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस केस में आप याद रखिए कि बस इतना याद रखिएगा कि उसकी डोमेन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी डोमेन अभी भी अनअफेक्टेड ही रहती है, मतलब उसकी डोमेन में कोई चीज़ नहीं आने वाला है, तो उसकी डोमेन वही होगी। आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो एफ ऑफ एक्स है ना, मतलब 2 साइन एक्स में क्या फ़र्क पड़ना है, वो तो साइन एक्स था ना, जहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ के बारे में मुझे चिंता करनी थी। तो 2 मल्टीप्लाई करने से कुछ कम या ज़्यादा थोड़ी हो रहा है, एक्स तो एक्स ही है। मैं ऐसा कह रहा हूँ जैसे कि मान लो आपके सामने लिखा हुआ है 5 टाइम्स लॉग एक्स, तो 5 टाइम लॉग एक्स का एक्स से क्या लेना देना है, 5 टाइम्स है, तो वो रेंज पर ज़रूर इम्पैक्ट डाल सकता है, बदल सकता है, बट आप बात को समझिए, बात तो वही है ना कि लॉग एक्स ही लिखा हुआ है, और अगर लॉग एक्स ही लिखा हुआ है तो एक्स की वैल्यूज़ तो वहीं की वहीं हैं। तो जिन एक्स की वैल्यूज़ के लिए लॉग एक्स डिफाइंड है, उन्हीं एक्स की वैल्यूज़ के लिए 5 टाइम्स लॉग एक्स डिफाइंड होगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? तो के मल्टीप्लाई करने से डोमेन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आई स्टूडेंट्स, तो कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं और इनके थ्रू हम डोमेन को और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम पहला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, बट जैसी हमारी अभी तक की हैबिट है, मैं हमेशा से चाहूँगा कि आप पहले वीडियो पॉज करें, क्वेश्चंस खुद से ट्राई करें
और फिर आप आगे बढ़ें। तो एक बार क्वेश्चंस को ट्राई करिए खुद से स्टूडेंट्स। चलिए, आई होप आपने क्वेश्चन खुद से ट्राई किया और खुद से इसे समझने की कोशिश की। देखते हैं कि आपके आंसर्स फाइनल सोल्यूशन से मैच होते हैं या नहीं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, और क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने लिखा हुआ है उसी को समझना शुरू करते हैं क्लास। तो पहला क्वेश्चन है √x² - 5x + 6 अपॉन x + 4, है ना। तो हमें जो f(x) दिया जा रहा है स्टूडेंट्स, हमें जो f(x) दिया जा रहा है उसमें ओवरऑल एक अंडर है, और अंडर रूट के न्यूमरेटर में एक फंक्शन है स्टूडेंट्स। न्यूमरेटर में क्या है? x² - 5x + 6। वेल दैट्स ग्रेट। न्यूमरेटर में लिखा हुआ है x² - 5x + 6। ओके सर। एंड डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? सर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x + 4। ओके दैट्स ब्रिलियंट। डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x + 4। क्या आपको एक बेसिक सी डेफिनेशन रियलाइज हो रही है क्लास कि डोमेन के लिए इस बार मुझे जो सोचने में आएगा, जो बात सोचने लायक है वो ये सर कि सर कुछ न्यूमरेटर में है और कुछ डिनोमिनेटर में है। तो अच्छी बात है सर। मुझे एक बात तो ये देखनी होगी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि f(x) अपॉन g(x) है। बट इन सबसे परे एक और बात है, क्या आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं ली जाती? क्या आपको याद आ रहा है कि अंडर रूट के अंदर हम नेगेटिव वैल्यूज़ का अंडर रूट डिफाइन नहीं करते, राइट? तो इसीलिए मैं कहूँगा कि जो भी अंडर रूट के अंदर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या आपको ये लाइन समझ आ रही है? मैं बड़ी आसान सी बात कह रहा हूँ कि अंडर रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन जो भी है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, उसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, है ना। और अगर ऐसा कुछ है तो सर अंडर रूट के अंदर वाले एक्सप्रेशन को देखूं तो समथिंग अपॉन समथिंग है, यानी डिनोमिनेटर में भी कुछ है। और सर जैसे ही डिनोमिनेटर में कुछ दिखता है तो क्या मैं एक और बात कहूँगा कि सर डिनोमिनेटर का 0 होना भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब मुझे एक और बात इंश्योर करनी पड़ेगी कि सर डिनोमिनेटर चेक कर लीजिए कहीं 0 तो नहीं है। तो काफ़ी सारी बातें हैं, मैं एक एक करके लिस्ट डाउन करता हूँ और हमने एक साथ समझेंगे। तो पहला पार्ट इस क्वेश्चन का जो मुझे समझ आ रहा है वो ये कि सर पहली बात तो ये जो अंडर रूट के अंदर कैसा है, जो भी आपने अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा होता है इस टर्म का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। दूसरी बात कि आपके पास समथिंग अपॉन समथिंग है, समथिंग अपॉन समथिंग है ना। तो समथिंग अपॉन समथिंग में ये जो चीज़ है ये चीज़ कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर इन दो चीज़ों पे मैं काम करूँ तो मैं वर्कआउट कर लूँगा। मैंने बहुत सिंबॉलिक लैंग्वेज में चीज़ें लिखी हैं, मतलब थ्योरेटिकली पूरा लिखा नहीं है। बस आई होप आप इस एक्सप्रेशन को समझ पाते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ बस कि अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट नॉन नेगेटिव हो, और समथिंग अपॉन समथिंग में जो डिनोमिनेटर होता है, जो ये फ्रैक्शंस में लिखे होते हैं, उनमें डिनोमिनेटर 0 ना हो। तो वहीं से शुरुआत करते हैं क्लास। मैं पहले ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक्सप्रेशन जो है हमेशा नॉन नेगेटिव हो। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि ये बात ये है कि सर x², अच्छा मैं थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट्स x² - 5x + 6 को फैक्टराइज भी कर सकता हूँ क्या? तो अगर मैं फैक्टराइज करने से ही शुरू करूँ तो सर मुझे दिख रहा है कि -5x को मैं -3x और -2x के सम के फॉर्म में लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर ऐसा लिख दे रहा हूँ, मतलब मैं एक प्रॉपर बोर्ड लेवल का सोल्यूशन नहीं बना रहा हूँ। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अब आप चूंकि IIT JEE मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको चीज़ें शॉर्टकट मैनर में, चीज़ें फटाफट, चीज़ें इंट्यूटिवली सोचते आती हैं। मतलब प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन लिखना डज नॉट मेक एनी सेंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक दिस, है ना। तो हम शुरुआत करते हैं क्लास चीज़ें थोड़ी सी वर्कआउट करने की। तो ये जो न्यूमरेटर ये क्या होगा क्लास? ये होगा x² - 3x - 2x + 6। मैं पूरा एक्सप्रेशन नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ न्यूमरेटर लिख रहा हूँ। और अगर मैं इसे वर्कआउट करना चाहूँ तो क्या मैं इसका फैक्टराइजेशन ऐसा लिख सकता हूँ? देखो एक हो जाएगा x - 3, यहाँ से ले लूँगा -2 कॉमन, तो एक होगा x - 3 और एक होगा x - 2। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? इसका फैक्टराइजेशन होगा x - 3 और x - 2। क्या आप ऐसा सोच पा रहे हैं स्टूडेंट्स? आई होप बहुत इजीली आपको दिख रहा है। तो इसी क्वेश्चन के ये अंडर रूट के अंदर वाले पार्ट को, पूरे क्वेश्चन से मुझे फर्क नहीं पड़ता है, अंडर रूट के अंदर वाले पार्ट को मैं लिख रहा हूँ। न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स x - 3, x - 2 डिवाइडेड बाय x + 4। अब आप याद करिए जब बड़ी शिद्दत से मैंने आपको वेवी कर्व मेथड पढ़ाई थी तो मैंने बहुत बार चिल्ला चिल्ला कर इस बात में एम्फेसाइज दिया था कि अब इसे समझ लो, क्योंकि इसी पर एप्लीकेशंस आने वाले हैं। और ना सिर्फ इस चैप्टर में बल्कि बहुत ज़्यादा जगह हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ये चीज़ बहुत काम आने वाली है। तो अभी मैं जो डिस्कस करवाना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर ये जो एक्सप्रेशन है मैं चाहता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव हो, मतलब हमेशा नॉन नेगेटिव हो, टू बी मोर प्रिसाइज। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट 0 या 0 से बड़ा हो। तो यानी कि आप वेवी कर्व मेथड अप्लाई कर लीजिए। क्या आपको याद है? अच्छा सर एक और बात कि 4 जो है वो 4 वैनिशिंग पॉइंट नहीं है, सॉरी -4 जो है वो वैनिशिंग पॉइंट नहीं है। -4 वो पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन नॉट डिफाइंड है। याद है ना, वेवी कर्व मेथड में हम इंश्योर करते थे वैनिशिंग पॉइंट्स और वहाँ जहाँ फंक्शन नॉट डिफाइंड है। तो इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, ज़रा सॉल्व करेंगे इसे हम हमारी ही स्टैंडर्ड सी मैथड से। तो मैथड क्या कहती है? वो मैथड कहती है कि सर ये जो एक्सप्रेशन है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमें जो पॉइंट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? सर पॉइंट्स होंगे -4,
फिर कहीं ना कहीं होगा +2, कहीं ना कहीं होगा +3, और कहीं ना कहीं आगे जाके क्या होगा इन्फिनिटी, और इधर पीछे क्या रहा होगा, वो रहा होगा -इन्फिनिटी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आती हैं और अब आप रिकॉल कर पा रहे हैं और आप समझ पा रहे हैं कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। अब हमने क्या सीखा था, हम इस एक्सप्रेशन का नेचर देखेंगे इन अलग अलग डोमेन्स में। तो मैं शुरुआत करता हूँ, लेट्स से -4 से -, आप कहीं से भी शुरू कर लीजिए, ऑल्टरनेट सेगमेंट में प्लस माइनस चलाना होगा बस। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है इधर तो यहाँ चेक कर लो, -4 से 2 के बीच में, क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो बीच में 0 आ रहा होगा। इसका मतलब है 0 - 3 यानी क्या, नेगेटिव, 0 - 2 यानी नेगेटिव, और 0 + 4 यानी पॉजिटिव। और पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव स्टूडेंट्स हमें पता है क्या होता है, पॉजिटिव। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन होगा यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, और अगर ये यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव, और ये यहाँ पर भी, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर भी नेगेटिव, और ये यहाँ पर वापस पॉजिटिव। क्या आपको ये बात समझ आई कि नेगेटिव पॉजिटिव कैसे चल रहा होगा? और अगर यहाँ तक चीज़ें ऐसी चल रही हैं तो मैं आगे क्या सोच सकता हूँ क्लास, मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था कि ये जो एक्सप्रेशन है सर, ये हमेशा पॉजिटिव हो, ये हमेशा नॉन नेगेटिव हो, है ना। एक और बात स्टूडेंट्स, हम बस नोट डाउन करना भूल गए कि सर -4 जो होगा वो इसका वैनिशिंग पॉइंट नहीं होगा, वो इसका वो पॉइंट होगा जहाँ पर फंक्शन नॉट डिफाइंड है। तो मैं कहूँगा ये जो पॉइंट है -4, यहाँ पर फंक्शन नॉट डिफाइंड है, तो मुझे -4 इंक्लूड नहीं करना है इसके डोमेन में, इसके एक्सप्रेशन के वैल्यूज़ में। तो अब अगर मैं फाइनली x डिफाइन करना चाहूँ स्टूडेंट्स, तो मुझे चाहिए ये एक्सप्रेशन > 0। मतलब मैं सर ये वाली सारी वैल्यूज़ ले लूँगा और मैं सारी ये वाली सारी वैल्यूज़ ले लूँगा, है ना। तो अभी फ़िलहाल तक जितना मेरा नॉलेज कह रहा है वो ये कह रहा है सर कि सर इस एक्सप्रेशन में जो आप वैल्यूज़ लेंगे, इस एक्सप्रेशन में जो आप x की वैल्यूज़ लेंगे वो आप क्या लेंगे क्लास, -4 से 2 तक और 3 से इन्फिनिटी तक। तो आप क्या वैल्यूज़ लेंगे क्लास, आप कहेंगे कि सर x जो बिलोंग करता है वो करता है -4 से 2 तक और यानी यूनियन 3 से इन्फिनिटी तक। अब ये और जो था वो हिंदी वाला नहीं था, वो इंग्लिश वाला था, राइट। या अब फिलहाल मैं कहना चाह रहा हूँ कि -4 ओपन ब्रैकेट आएगा क्योंकि वो इंक्लूडेड नहीं है, वहाँ पर फंक्शन नॉट डिफाइंड है, और इन्फिनिटी पर भी ओपन ब्रैकेट, बट इसका न्यूमरेटर का इक्वल 0 होना चलता है क्योंकि अंडर रूट के अंदर 0 डिफाइंड होता है। तो न्यूमरेटर 0, 3 और 2 पर हो रहा है तो वो इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो मैं कहूँगा स्टूडेंट्स कि सर 2 इंक्लूड कर लीजिए, 3 इंक्लूड कर लीजिए, बट -4 और इन्फिनिटी को बाहर रखिए। तो कहना है से फाइनली चीज़ें ऐसी कुछ बन रही होंगी कि आपको रियलाइज़ हो रहा है। आई होप बड़ी आसान सी डेफिनेशन थी, बड़ा आसान सा एक क्वेश्चन था जिसे हमने बहुत इजीली वर्कआउट किया। आई होप हमने इसमें कोई पार्ट मिस नहीं किया, मतलब इसमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि दिस अपॉन दिस में इसका न्यूमरेट इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। सर x+4 एक पॉलीनोमियल फंक्शन है, ये भी एक पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन है, तो ये दोनों अगर पॉलीनोमियल एक्सप्रेशंस हैं तो इन दोनों की डोमेन में कोई इशू नहीं है। पॉलीनोमियल फंक्शंस तो हमें याद है ना, उनकी डोमेन हमेशा ऑल द रियल वैल्यूज़ होती हैं। तो क्वाड्रेटिक जो लिखा हुआ है ये भी और ये लीनियर जो भी है, ये दोनों ऑल द रियल वैल्यूज़ ऑफ x के लिए डिफाइंड होंगे। बट इन सब में एक प्रॉब्लम ये लगा दी थी उसने कि ये सब अंडर रूट के अंदर डिफाइंड थे, और जब ये सब अंडर रूट के अंदर चला गया तो मुझे ये चेक करना था कि सर पॉलीनोमियल तो चलेगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये अंडर रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और ये हमेशा नॉन नेगेटिव तभी होगा, पॉजिटिव होना चाहिए से ज़्यादा अच्छा शब्द होगा, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि 0 होना भी अलाउड है। तो मैं कहूँगा सर ये तब नॉन नेगेटिव होगा जब x यहाँ से यहाँ तक होगा, वरना सर गड़बड़ होगी। तो x की सारी वैल्यूज़ पॉलीनोमियल में रखी जा सकती थी, बट वो अंडर रूट के अंदर था, तो बस एक वैल्यू जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा था और बाकी वो सारी वैल्यूज़ जहाँ पर वो पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव हो रहा था वो हमने लेना अवॉइड किया। क्या आपको ये क्वेश्चन पूरा और इसका सोल्यूशन समझ आया स्टूडेंट्स? आई होप बहुत इजीली आपको चीज़ें समझ आई। चलिए, अगर ये समझ आता है तो अगले क्वेश्चन पर आएंगे क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ज़रा देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा है और क्या दिया है। मैं चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर सी भी इसी बेसिस पर आप ट्राई करिए। एक बार खुद से ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। क्या आपने क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई किया खुद से? देखिए ज़रा, आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है √3 - mod of x अपॉन mod of x - 5। तो सारे हमारे डिवीजन वाले केसेस हैं। डिवीजन में हमें याद है पहली बेसिक सी प्रॉपर्टी, दोनों का इंटरसेक्शन, न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग, और दूसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी आसान सी बात कि बस डिनोमिनेटर 0 ना हो। आसान सी बातें स्टूडेंट्स, बस एक कंडीशन और लगेगी, क्योंकि यहाँ पर वापस अंडर रूट है तो आपको बात समझनी होगी कि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है, यानी अंडर रूट के अंदर का जो एक्सप्रेशन है, ये हमेशा अगेन नॉन नेगेटिव होना चाहिए। मतलब 0 होना चलेगा, लेकिन 0 से बड़ा हो तो और अच्छा, लेकिन नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए। तो ये हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। तो 3 कंडीशंस के साथ इसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम ट्राई करेंगे। मॉड ऑफ अंडर रूट ओवर, क्या दे रहा है वो ध्यान से पढ़िएगा। अंडर रूट ओवर न्यूमरेटर में वी हैव 3 - mod of x, आई थिंक यही लिखा हुआ है, और डिनोमिनेटर में व्हाट डू वी हैव? डिनोमिनेटर में mod of x - 5। तो बड़े आसान से 2 टर्म्स हैं, ज़रा इसे सिंप्लीफाई करिए क्लास। डिनोमिनेटर में हमारे पास लिखा हुआ है mod of x - 5।
अब क्लास इस बात को समझिए और ध्यान से समझना, बहुत ज़रूरी सी बात है कि अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव राधा। और मेरे को एक और बात ये समझ आ रही है सर कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डोमेन में कोई इशू नहीं होने वाला है, बस एक बात को छोड़ के इसे समझो। मॉड ऑफ एक्स क्या है सर, कुछ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 3 माइनस मॉड ऑफ एक्स कुछ भी ले लो, ये नॉर्मली एक सिंपल सा फंक्शन है, तो ये हमेशा जस्टिफाइड है, मतलब ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। सिमिलरली अगर आप देख रहे हो मॉड एक्स माइनस 5, तो ये भी किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम नहीं करेगा एक्सेप्ट -5 और 5 पर, क्योंकि जब -5 रखोगे आप तब वो 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर, राइट। तो ये दो बातों का ध्यान रखना होगा। इसी को ध्यान रखते हुए अब हम शुरुआत करते हैं फाइनली इस पार्ट को सॉल्व करने की। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप D1 और D2 का इंटरसेक्शन लेंगे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डोमेन का इंटरसेक्शन लेंगे, तो ऑल द रियल नंबर्स आएंगे एक्सेप्ट -5 एंड 5। ये दोनों बातें भी मैं समझा ही देता हूँ। सबसे पहली बात, मुझे 3 माइनस मॉड एक्स से कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका जो डोमेन आएगा स्टूडेंट्स, वो जो डोमेन होगा वो होगा ऑल द रियल नंबर्स। आई होप वी हैव नो प्रॉब्लम्स विद दैट। सिमिलरली जब आप मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 के डोमेन में बस एक ही प्रॉब्लम होती है कि ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो सर कि मॉड ऑफ एक्स जो है वो 5 नहीं होना चाहिए, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि सर एक्स जो है वो +-5 नहीं होना चाहिए। बड़ी बेसिक सी बात है क्लास। यानी यहाँ पर जो इसका डोमेन आएगा, हमारे डिनोमिनेटर का जो डोमेन आएगा, वो सर सारी बातें होंगी, वो सारी बातें होंगी इस बात को छोड़कर कि R में से आप 2 नंबर्स हटा दीजिए, -5 और 5। आई होप ये दोनों बातें आपको समझ आई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास। अब मैं सोचने की कोशिश करता हूँ तीसरी कंडीशन। ये बातें तो बिल्कुल तय हैं कि ये बातों को तो ध्यान में रखना ही है। इसके साथ एक और, मतलब जो पार्ट का हम इंटरसेक्शन लेंगे वो होगा कि ये जो पार्ट है अंदर वाला, ये हमेशा पॉजिटिव, नॉन जीरो, आई एम रियली सॉरी, पॉजिटिव और नॉन जीरो वर्ड नहीं, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब जीरो के इक्वल या उससे बड़ा होना चाहिए। तो इसी पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिए। मुझे चाहिए 3 माइनस मॉड एक्स अपॉन मॉड एक्स माइनस 5, है ना। तो एक्सप्रेशन क्या है स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन है 3 माइनस मॉड एक्स अपॉन मॉड एक्स माइनस 5, और ये जो एक्सप्रेशन है दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ करते हैं क्लास में, क्या करने की कोशिश करता हूँ कि मॉड एक्स जो है इसको, मतलब 3 माइनस मॉड एक्स को मॉड एक्स माइनस 3 लिखता हूँ। तो मैं ऐसे नेगेटिव साइन कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा क्लास, मॉड एक्स माइनस 3 अपॉन डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, मॉड एक्स माइनस 5। और मैं चाहता हूँ कि ये, अब चूंकि मैंने यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लिया, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप बड़ी इंटरेस्टिंग सी और बेसिक सी बात है जो आप सभी को समझ आ रही है, और यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं कि यहाँ से कैसे सोचना होगा, यहाँ से कैसे वर्कआउट करना होगा। एक आसान सी बात है स्टूडेंट्स, आप सिंपल सी बात सोचो, थोड़ी देर के लिए मॉड एक्स को टी मान लेते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मॉड एक्स को टी मान लेते हैं। देखो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मान लेते हैं मॉड एक्स टी है, अभी आपको मैं समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ। तो इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी t-3 अपॉन t-5। ऑल्दो आप उसको वैसे भी कर सकते थे, बट आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। तो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि थोड़ी देर के लिए मॉड एक्स को t से रिप्लेस किया है, ताकि आपका थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हो रहे। तो t-3 t-5 एंड आई वांट दिस एक्सप्रेशन टू बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0। अब अगर मैं अगेन वेवी कर्व मेथड यूज़ करूँ, तो आपको याद आ रहा है वेवी कर्व मेथड हमें ये कह रहा है कि सर दो क्रिटिकल पॉइंट, दो वैनिशिंग पॉइंट आ रहे हैं, एक वैनिशिंग है और एक नॉट डिफाइंड है। वैनिशिंग पॉइंट होगा 3, है ना, और जहाँ पे नॉट डिफाइंड होगा वो होगा 5। तो अगेन मेरे पास 3 सेगमेंट्स हैं या 3 जोन्स हैं, एक है -∞ से 3, एक है 3 से 5 और एक है 5 से इन्फिनिटी। अब अगर मैं वर्कआउट करने की कोशिश करूँ तो -∞ से 3 के बीच में 0 आता है, तो 0 - 3 नेगेटिव, 0 - 5 नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, है ना। तो ये जोन हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये होगा नेगेटिव और ये भी होगा पॉजिटिव। मुझे क्या चाहिए था क्लास, मुझे चाहिए था सर कि आपका ये जो एक्सप्रेशन है वो लेस देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 अलाउड है, इक्वल टू 0 अलाउड है, मतलब 3 अलाउड है, लेकिन सर 5 अलाउड नहीं है, क्योंकि 5 तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो प्रॉब्लम होगी, वहाँ फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। तो मैं कहूँगा सर हमारा जो टी है सर वो बिलोंग करेगा 3 से 5 तक, जहाँ पर आप 3 को इंक्लूडेड रखेंगे लेकिन 5 को एक्सक्लूडेड रखेंगे। आसान सी बात है, आई होप आपको समझ आई। इसी बात को कंटिन्यू करते हैं क्लास, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इसी बात को अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो मुझे क्या समझ आ रहा है, सर टी नहीं है, टी रियलिटी में मॉड ऑफ एक्स है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आप ये लिखना चाह रहे हो सर कि आपका जो मॉड ऑफ एक्स है, आप पहले तो ये लिख रहे थे सर कि टी जो है वो 3 से 5 तक हो, 3 इंक्लूडेड हो और 5 एक्सक्लूडेड हो, बट टी वॉज इन रियलिटी मॉड ऑफ 5, राइट। तो आप टी को मॉड 5, आई एम रियली सॉरी, टी इज़ मॉड ऑफ एक्स, तो टी को आप मॉड ऑफ एक्स से रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स से बड़ा और 5 से छोटा। सर इसको कैसे वर्कआउट करेंगे, आई वुड से दोनों तरीके यूज़ कर लीजिए, एक बार ये यूज़ कर लीजिए, एक बार ये यूज़ कर लीजिए, दोनों तरीक़ों से आप समझ जाएंगे। आप ऐसे समझो स्टूडेंट्स, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ
कि पहले आप ये वाला पार्ट सॉल्व कर लो। ऑल्दो आप ये भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, बट फिर भी अगर आप कन्फ्यूज हो जाते हैं तो इसको ऐसे सोच लो कि आप ये वाला पार्ट अलग सॉल्व कर लो, ये अलग सॉल्व कर लो। ये वाला पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? ये वाला पार्ट है कि मॉड एक्स जो है वो 3 के इक्वल या उससे बड़ा है। ये वाला पार्ट क्या कहता है कि सर जो मॉड ऑफ एक्स है वो 5 से छोटा है, और मुझे दोनों चाहिए, ये भी चाहिए ये भी चाहिए। मतलब इसमें क्या लगाऊंगा मैं? एंड का मतलब होगा स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन, राइट। अब क्या मतलब होता है इसका, कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखिए कि आपको याद है मॉड एक्स अगर ए से बड़ा होता है तो हम कहते हैं एक्स जो है वो या तो ए से बड़ा होता है या माइनस ए से छोटा होता है। तो यहाँ से दो बातें आ रही हैं क्लास, क्या दो बातें आ रही है कि सर जो एक्स है वो या तो 3 से बड़ा होगा या तो यानी और, या फिर वो x जो है वो 3 से छोटा होगा -3 से। चूंकि इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन भी लगा लेंगे। सर जब मॉड x 5 से छोटा होता है, जब मॉड x a से छोटा होता है तो x -a से a के बीच में होता है। तो यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि सर आपका x जो है वो -5 से 5 के बीच में होगा। तो आपका अगर मैं ओवरऑल सोल्यूशन प्लॉट करूँ, मतलब इसके बेसिस पे जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो क्या, एक और बात, -5 और 5 प्लीज़ इंक्लूड मत करिएगा, वो डिनोमिनेटर में है ना। और मैं फाइनली अगर इसे वर्कआउट करूँ, मतलब इसे प्लॉट करूँ तो क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स? ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पर इसे प्लॉट कर रहा हूँ आपके लिए, बहुत अच्छे से समझिएगा चीज़ें। मुझे काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं, जैसे -3 3 -5 5, तो कैसे दिखेंगे वो समझिए। देखो कहीं ना कहीं -इन्फिनिटी होगा, कहीं ना कहीं इन्फिनिटी होगा, इधर कहीं लेट्स से -5 होगा, यहाँ कहीं लेट्स से 5 होगा, है ना, यहाँ कहीं बीच में -3 होगा और इधर कहीं +3 होगा। अब हमें जोन्स कैसे डिवाइड करने हैं वो सोचते हैं स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो, पहली बात ये कहता है x जो है वो 3 से ग्रेटर देन होना चाहिए, तो ये कहता है x जो है 3 के इक्वल और उससे बड़ा होना चाहिए, तो ये एक वो बात कह रहा है ना। और एक और बात वो कह रहा है इसके साथ मुझे ये भी इंक्लूड करना है, और मतलब क्या, यूनियन, और मतलब आई होप यू नो यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन, है ना। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर वो ये भी कह रहा है कि x जो है वो -3 से छोटा होना चाहिए, तो ये भी होगा और ये भी होगा, तो मैं इसको एक ही लाइन में बनाऊंगा, और -3 के इक्वल भी वो कह रहा है उसको। आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं। अगर मैं इसके आगे बढ़ता हूँ क्लास, तो इसके आगे अब मुझे क्या चीज़ें समझ आ रही हैं वो सोचते हैं। इसके बाद वो मुझे ये कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि सर x जो है वो -5 से 5 के बीच में होना चाहिए। तो सर x जो है वो -5 से 5 के बीच में होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग -5 and 5। बड़ी आसान सी बातें हैं स्टूडेंट्स। और फाइनली अब अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दूँ, तो आपको दिख रहा है कि सर जो इंटरसेक्शन होगा वो होगा -5 से 3 तक के बीच की सारी वैल्यूज़ एक्सक्लूडिंग -3, और 3 से 5 तक के बीच की वैल्यूज़ इंक्लूडिंग +3। तो आई थिंक ये हमारा फाइनल कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, क्योंकि इसका और इसका मुझे इंटरसेक्शन चाहिए था। तो फाइनली जो मैं आंसर लिखूंगा, जो मैं x की सारी वैल्यूज़ लिखूंगा, जो फाइनली हमारी x की वैल्यूज़ आएंगी स्टूडेंट्स, वो क्या होंगी कि सर x बिलोंग करेगा किस सेक्शन को, -5 से 3 को और 3 से 5 को। तो मैं कहूँगा सर x जो होगा वो होगा -5 से 3, ऑब्वियसली -5 पर हम ओपन ब्रैकेट यूज़ करेंगे और 3 पर क्लोज्ड ब्रैकेट, और मीन्स यूनियन, और हम यूज़ करेंगे 3 से 5 जो कि होगा हमारा 3 क्लोज्ड ब्रैकेट में और 5 ओपन ब्रैकेट में। क्या है पूरा सोल्यूशन आपको समझ आया स्टूडेंट्स? क्या आपको इनइक्वालिटीज़ ये सारी चीज़ें समझ आई? इसलिए मैं इस बात में एम्फेसिस दे रहा था। मैं शुरुआत से आपसे ये कह रहा था कि अब हम बेस क्रिएट करें, फाउंडेशन क्रिएट करें। अभी तो हम चीज़ों के कंसेप्ट समझना शुरू करें। इट्स लाइक हम अल्फ़ाबेट के लेटर्स पढ़ रहे हैं और अभी वर्ड्स बनना शुरू हैं, और आप यकीन करिए ग्रेजुअली सेंटेंसेस भी फॉर्म होंगे, आप पूरे पैराज लिखेंगे और आप पूरा कम्युनिकेशन करेंगे। मेरा कहने का मतलब है हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स क्रिएट किए थे, अब हम कहानी शुरू कर रहे हैं और अब मज़ा आने वाला है, अब चीज़ें बनेंगी और अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, और अब आपको फाइनली बहुत मज़ा आने वाला है ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़िकल्ट अलग अलग वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स के साथ। तो इसी बात पे मैं एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ शुरुआत से कि पहले आप थ्योरी पढ़िए, है ना। आई रियली अप्रिशिएट कि आपके अंदर अभी बहुत ज़्यादा एंथुसियाज़म, बहुत अमेजिंग सा एक्साइटमेंट है, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं IIT-JEE को लेकर। बस ये एंथुसियाज़म, ये एक्साइटमेंट, ये जो एनर्जी है इसे बरकरार रखिएगा। मतलब जनरली होता है इनिशियली काफ़ी कुछ होता है, फिर सब कुछ डिक्लाइन होने लगता है, तो उसे स्टैग्नेंट करिएगा या रादर बढ़ा के रखिएगा, है ना, बढ़ाते चलिएगा। जो भी हो, बस मॉडरेशन में चीज़ें अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, सारी चीज़ें चलती रहेंगी, है ना। बस पढ़ते रहना अच्छे से, हमने शुरुआत से डिस्कस किया है, लगे रहना, जुटे रहना, जूझते रहना, गिव अप मत करना। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं और यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। और अगर ये क्वेश्चन समझ आया तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ज़रा ध्यान से। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन को देखूँ तो थर्ड क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, वो लिख रहा है f(x) इज इक्वल्स टू 1/√x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसका क्या मतलब होता है सर? सोचते हैं इसका क्या मतलब होता है। पहले क्वेश्चन समझेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में लिखा है f(x) is equals to 1/√x minus greatest integer of x. All right, that's brilliant. सर क्वेश्चन लिखा है f(x) is equals to 1/√x minus greatest integer of x. देखो आपको क्या कुछ बात रिकॉल हो रही है, क्या आपको कुछ याद आ रहा है? सर हमने डिस्कस किया है शुरुआत से, आप याद करिए कि दुनिया के सारे नंबर्स को उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर और उसके फ्रैक्शन पार्ट के सम में लिखा जा सकता है।
तो अगर कुछ ऐसा है तो मैं क्या ऐसा भी लिख सकता हूँ यहीं से एक और रिजल्ट डिराइव करके कि सर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। और अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो मैंने हमेशा से कहा है कि ऐसा कुछ सोचने को हम कोशिश कर सकते हैं। तो फाइनली मैं एक और बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि क्या मैं एफ ऑफ एक्स को इन अ बेटर लैंग्वेज ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। और वो क्या है स्टूडेंट, वो है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत ईजिली, स्मूथली, क्लियरली दिख रही हैं। सर अब इसका डोमेन कैसे निकालेंगे? डोमेन बड़ी आसान सी चीज़ है स्टूडेंट्स। डोमेन के लिए क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर में 1 है, बहुत अच्छी बात है। सर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का अंडर रूट है। थोड़ा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स को याद करके सोचते हैं क्लास कि वो क्या होता था। आपको याद है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स क्या होता था स्टूडेंट्स? याद करिए। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स हर इंटीग्रल पॉइंट पे कुछ अच्छे तरीके से डिफाइंड होता था। कैसे डिफाइंड होता था स्टूडेंट्स? सर वो कुछ ऐसे बिहेव करता था कि सर उसका ग्राफ जाता था, फिर यहाँ पे अनडिफाइंड होता था, फिर अनडिफाइंड होता था, फिर जाता था, फिर अनडिफाइंड। सर मुझे ये याद है कि जितना फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन जो हुआ करता था वो ये हुआ करता था कि वो हमेशा उसकी रेंज रिस्ट्रिक्टेड थी। उसकी रेंज हमेशा 0 से 1 तक होती थी और इवन 0 इंक्लूडेड होता था, 1 इंक्लूडेड नहीं होता था। मतलब मुझे जितना याद है कि सर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स चाहे एक्स की कुछ भी वैल्यू हो हमेशा 0 या उसके इक्वल और हमेशा 1 से छोटा होता था। क्या आपको ये बात याद है? बस इसी बात को अप्लाई करिए। सोचिए ज़रा स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है। तो एक कंसर्न तो हमारा ये था कि सर अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स एनीवे नेगेटिव नहीं होता है, मतलब वो हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो हाँ सर वो 0 से 1 के बीच ही होता है। पर सर एक प्रॉब्लम होगी, सर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स 0 से 1 के बीच होता है इंक्लूसिव ऑफ 0। और अगर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स 0 हुआ तो अंडर रूट ऑफ 0 डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा और वो वापस इस फंक्शन को नॉट डिफाइंड बना देगा। क्या आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? मेरा पॉइंट बड़ा आसान सा है स्टूडेंट्स। मेरा पॉइंट ये है कि अगर इस एक्सप्रेशन में जो कि लिखा हुआ है, प्लीज़ इस बात को समझिए, एक्सप्रेशन है 1 अपॉन अंडर रूट ओवर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। अगर इस एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर 0 हो गया, यानी डिनोमिनेटर कब 0 होगा? जब अंडर रूट वाला पार्ट 0 होगा, यानी अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स जो है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आप याद करिए स्टूडेंट्स कि कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका फ्रैक्शन पार्ट 0 होता है। क्या आपको याद आ रहा है? सर सारे इंटीजर्स नंबर्स, जैसे -1, जैसे 5, जैसे 3, जैसे 2, इन सारे इंटीजर्स का फ्रैक्शन पार्ट 0 होता है क्योंकि इंटीजर्स हैं, इनमें कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स 0 नहीं बनाना चाहता। और अगर मैं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स 0 नहीं बनाना चाहता, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर मैं एक्स को इंटीजर नहीं बनाना चाहता। मतलब सर x हर जगह ओके है, x की कोई भी वैल्यू लेना अलाउड है। मतलब आप 2.2 ले लो तो 2.2 का फ्रैक्शन पार्ट 0.2, 0.2 का अंडर रूट चलेगा और 0.2 का जो भी अंडर रूट होगा उससे 1 को डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ रियल नंबर आएगा। लेकिन प्रॉब्लम होगी जब ये 0 हो जा रहे हैं। तो 0 कब हो रहा है? जब x की वैल्यू इंटीजर है। मतलब फाइनली मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सर इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि x बिलोंग करेगा सारे रियल नंबर्स को, x बिलोंग करेगा सारे रियल नंबर्स को एक्सेप्ट वो सारी वैल्यूज़ जहाँ पर ये क्या है? इंटीजर्स। एक्सेप्ट ऑल द इंटीजर्स, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सेप्ट ऑल द इंटीजर्स। भाई जब इंटीजर्स के सेट को कहीं कहीं z से भी डिनोट किया जाता है तो आप i की जगह z भी लिख सकते हैं। एंड ऑल द इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 सारे ही इंटीजर्स पर ये नॉट डिफाइंड होगा। क्या आपको ये बात समझ आई? आई होप यहाँ तक चीज़ें बहुत स्मूथली क्लियर हो रही हैं। तो आई होप आपने नोट डाउन किया और यहाँ तक चीज़ें समझी। ज़रा इसे ट्राई करिए, मतलब इसे अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, आई बिलीव आपने यहाँ तक सारी चीज़ें समझी और आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, कुछ और चीज़ें देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। कुछ और क्वेश्चंस हम डोमेन पे ट्राई करते हैं ताकि हमारी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए डोमेन के क्वेश्चंस को लेकर। तो चलिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है, बड़ा ही मज़ेदार सा एक क्वेश्चन है और आपकी क्लैरिटी डेवलप होगी इस क्वेश्चन के साथ। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में वो क्या दे रहा है, ध्यान से सुनिएगा। वो कह रहा है एफ ऑफ एक्स जो है वो फंक्शन है वो कॉस इनवर्स लॉग एक्स बेस 3 पर डिफाइंड है। ठीक है सर, अच्छी बात है। तो कैसे करेंगे क्लास? ध्यान से सुनिएगा। मैं कोशिश करता हूँ इस फंक्शन को फिर से लिखने की, कॉस इनवर्स लॉग एक्स बेस 3 है ना। तो हमें दिया जा रहा है कॉस इनवर्स ऑफ लॉग एक्स बेस 3। तो सर अभी तक तो मुझे इतना पता था लाइफ में कि जब भी लॉग के अंदर x लिखा हो, जब भी लॉग के अंदर x लिखा हो तो मुझे तब तक चीज़ें सॉर्टेड सी दिखती थी कि सर x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि आपको याद है ना लॉग x का ग्राफ। स्टूडेंट्स याद करिए, लॉग x का ग्राफ कुछ ऐसा सा होता है सर। और अगर लॉग x का ग्राफ कुछ ऐसा सा होता है तो हमें याद है कि वो ग्राफ 0 के आगे ही डिफाइंड है। मतलब अगर ये लॉग x है, इर्रिस्पेक्टिव की बेस क्या है, मतलब बेस अगर 0 से 1 के बीच होता तो इन्वर्ट हो जाता है, इसका एग्जैक्ट अपसाइड डाउन बनता। उस केस में भी सर x जो है वो तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होता है ना। तो एनीवे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द बेस, मतलब a चाहे कुछ भी हो, हमेशा आपका x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट। बेस नहीं, आपका जो x है, जिस वैल्यू को आप लॉग ले रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर भी सर ऐसा कुछ सोच सकते थे, बट सर करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसके बाहर कॉस इन्वर्स भी है, इसके बाहर कॉस इन्वर्स भी है, तो शायद वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी करे।
तो वही प्रॉब्लम को समझते हैं क्लास। ये जो दिया गया है ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग है। सर सब कुछ ठीक चल रहा है बट मुझे पता है, मुझे कहानी जो याद आ रही है वो ये कि सर जब हमने कॉस इनवर्स पढ़ा था, क्या आपको याद है कॉस इनवर्स फंक्शन स्टूडेंट्स? तो कॉस इनवर्स जब आता है तो जो कॉस थीटा कॉस एक्स की जो रेंज होती थी वो कॉस इनवर्स का डोमेन बन जाएगा। और उल्टा मैं कहता हूँ कि जो कॉस एक्स की हमारी जो हुआ करती थी, यही बात से समझते हैं, कॉस थीटा या कॉस एक्स की जो रेंज हुआ करती थी वो कॉस इनवर्स एक्स में एक्स की क्या हो जाती है, वो वैल्यू वहाँ पर डोमेन बन जाती है। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो कॉस फंक्शन होता था स्टूडेंट्स याद करिए वो कुछ ऐसा सा होता था। तो यहाँ पर जो रेंज होती थी क्या होती थी -1 से 1, यही वैल्यू जो रेंज हुआ करती थी यहाँ पे क्या बन जाएगी डोमेन। तो उसके अकॉर्डिंग कॉस इनवर्स के अंदर जो आप वैल्यू रखोगे वो -1 से 1 के बीच होनी चाहिए। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि log x बेस 3 जो है, log x बेस 3 जो है वो हमेशा -1 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। क्या आप ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल यही कह रहा हूँ मैं। सर x जो भी होगा होगा देख लेंगे, कंडीशन ये है कि x हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एक बात तो आपने मान ली, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आपने इस बात पे ध्यान दिया कि आपके पास ये भी तो है log x जो पास हो रहा है वो कॉस इनवर्स के अंदर पास हो रहा है और बेस 3 है, तो log x बेस 3 जो पास हो रहा है कॉस इनवर्स को जो भी पास किया जाता है वो -1 से 1 के बीच होता है कॉस इनवर्स, याद करिए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो अभी कॉस इनवर्स को हम पास कर रहे हैं x बेस 3, तो ये -1 से 1 के बीच होगा। आपको याद आ रहा है मैं इतना डिटेल में आपको क्यों चीज़ें पढ़ा रहा था? मैं आपको सारे ग्राफ क्यों स्टडी करवा रहा था, सारी डोमेन सारी रेंज क्यों बता रहा था, मैं बार बार उन बातों पे क्यों एम्फसाइज दे रहा था कि उन्हें याद कर लीजिए, इन्हें पढ़ लीजिए, इन्हें समझ के रख लीजिए, क्योंकि मोटिव था कि आपको ये सारी बातें मैं याद रखवा पाऊँ, क्योंकि हम यहाँ डायरेक्टली उन्हें यूज़ करेंगे। इट्स लाइक द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले, हमने वहाँ बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले, अब वहाँ पे जो हमने एफर्ट्स डाले हैं वो रिजल्ट्स हमें यहाँ दिख रहे हैं, तो वो ये चीज़ें वहाँ काम आएंगी। इट्स लाइक डिलेड ग्रेटिफिकेशन, वहाँ बहुत मेहनत की तो यहाँ पे हमें सीधे सीधे रिजल्ट्स दिखेंगे। हमेशा इस बात पर काम करिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। अब मुझे क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, वो कह रहा है log x बेस 3 है वो -1 से 1 के बीच लाई करता है। हमने सर ये सीखा है हमेशा लाइफ में कि सर याद करो स्टूडेंट्स, अगर बेस जो है, अगर जो बेस है वो 0 और 1 के बीच में नहीं है, मतलब वो 1 से बड़ा है, तो अगर आपका बेस 1 से बड़ा है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जैसी की जैसी इनइक्वालिटी होगी वैसे ही साइंस होंगे, बस ये बेस को मैं पावर -1 और बेस को पावर 1 तक रेस कर दूंगा। मैं इस प्रॉपर्टी को याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अगर आपके सामने लिखा हुआ है, याद करिए स्टूडेंट्स, अगर आपके सामने कुछ ऐसा लिखा हुआ है, कैसा लिखा हुआ है, मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है log x बेस a और ये लिखा हुआ है <10, तो ये दो बातों पे डिपेंड करता है। ये कौन सी दो बातों पर डिपेंड करता है? ये दो इन बातों पर डिपेंड करता है कि सर एक तो बात ये होती है कि जो a है वो क्या 0 से 1 के बीच है, और एक केस ये कि क्या आपका जो ये a है सर क्या वो 1 से बड़ा है। अगर a 0 से 1 के बीच है स्टूडेंट्स तो हमें पता है कि मैं a को पावर 10 तक रेस तो करूंगा, लेकिन उस केस में ये जो x <10 है, ये जो log ऑफ x बेस a <10 है वो उल्टा हो जाएगा। मतलब वो हो जाएगा, ध्यान से सुनिए, x पर ग्रेटर देन साइन आ जाएगा जब a को पावर 10 तक रेस करेंगे। आई होप आपको ये एंटी लॉग वाली प्रोसेस याद है, हमने सीखा है कई बार। आई होप आपको याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है स्टूडेंट्स कि a को पावर 10 तक रेस करें तो वो x में रिजल्ट होता है, बट यहाँ इक्वल के बजाय साइन है इनइक्वालिटी। पर हमें पता है इनइक्वालिटी में जब 0 से 1 के बीच हो बेस की वैल्यू तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये बातें याद आ रही हैं आप सभी को। सिमिलरली सर अगर आपने यहाँ पर चीज़ें ऐसे कुछ की, कैसे कुछ की, वही बात, अगर a को पावर 10 तक रेस किया, अगर a को पावर 10 तक रेस किया तो x जो है वो वही रहेगा, मतलब x जो है वो a की पावर 10 से छोटा ही होगा अगर आपका बेस 1 से बड़ा हुआ। मतलब बेस 1 से बड़ा हुआ तो जैसा ये होता है वैसे ही होता है, लेकिन अगर बेस 1 से छोटा मतलब 0 और 1 के बीच हुआ तो इनइक्वालिटी में साइन चेंज हो जाता है। यही बात मैं यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि अगर आप सेम थॉट यहाँ पर अप्लाई करें तो बेस जो है वो है 3 और 3 1 से बड़ा है, तो जैसा अभी साइन चल रहा है वैसे ही चलेगा, बस 3 को पावर 1 और 3 को पावर -1 पे रेस करेंगे और बीच में हमारा वो x के इक्वल हो जाएगा। क्या ये बात डेवलप कर पा रहे हैं आप? मैं दोनों तरीके सिखाता हूँ क्लास, ध्यान से समझो, मैं दोनों तरीके सिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है कि -1 से हमेशा बड़ा है log x बेस 3 और यह हमेशा 1 से छोटा है। मैं दो तरीके आपको सिखाता हूँ, इन दोनों तरीके को डाइजेस्ट करना। एक तरीका तो ये क्लास कि मैं क्या कहूँ, मेरे पास log 1 है और मुझे बेस 3 पे चीज़ें इमेजिन करनी है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस log 3 बेस 3, आई होप हम लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको log x बेस 3 लिखा रहने दे सकता हूँ। और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर है 1 कितना होगा, 1 होगा log 3 बेस 3, है ना, ये कुछ ऐसी सी बात है। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। अब सोच के देखो, इस माइनस को मैं पावर में ले जा सकता हूँ प्रॉपर्टी यूज़ करके, तो अगर ये माइनस यहाँ पर है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ क्लास, -1, और ये -1 यहाँ चला जाएगा तो 3 की पावर -1। अब देखो यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, तो तीनों का एंटी लॉग ले सकता हूँ, तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, फाइनली मुझे मिलेगा x
लेस देन इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टू द पावर -1 विच इज़ 1/3। तो या तो आप ऐसे सोच लो, बिल्कुल ये सही तरीका है, इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि बेस क्या है 3, और जो बेस 3 है वो ऑब्वियसली 1 से बड़ा है, तो जैसा साइन यहाँ पर है वैसे ही साइन यहाँ होगा। या फिर सर इसी बात को सोचने का एक और अप्रोच थी, एक और तरीका था कि सर आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे। ध्यान से सुनिए सर, इस 3 बेस को पावर 1 और पावर -1 पर रेस कर दो, और चूंकि बेस जो है वो 1 से बड़ा है तो जैसे साइन है वैसे ही रखना। यानी सर 3 को पावर -1 तक रेस किया तो -1, यहाँ पे log x था तो यहाँ पे बचेगा x, क्योंकि 3 बेस आप उधर ले जा चुके हो, और यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 1। तो वापस वही बात, तो वो रिजल्ट डायरेक्टली इतना एक स्टेप लिखे बिना आ जाएगा, वही रिजल्ट जो हम यहाँ लिख रहे थे। तो ये रिजल्ट क्या होगा कि सर आपका जो x है, जो आपका x है वो 1/3 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। अब दो बातें स्टूडेंट्स, दो क्या बातें, ध्यान से सुनिए और याद करिए। पहली कंडीशन तो ये थी सर कि जब आपने log x के पर्सपेक्टिव से देखा था तो x का पॉजिटिव होना ज़रूरी था। दूसरी बात, जब हमने cos इनवर्स log x के बेस के पर्सपेक्टिव से देखा तो हमें ये पता चला कि जो x की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो 1/3 से 3 के बीच होनी चाहिए। मतलब मैं अगर एक और पर्सपेक्टिव देना चाहूँ तो एक जो log x कहता है वो ये कहता है, log x कहता है कि सर ज़ीरो को एक्सक्लूड करते हुए बड़ा रखना, अब ये वैल्यूज़ रखना। लेकिन अगर cos इनवर्स के पर्सपेक्टिव से देखा तो ये कह रहा है सर 1/3 से 3 के बीच रखना, मतलब बस यही वैल्यूज़ रखना सर, इसके आगे पीछे मत जाना वरना गड़बड़ होगी। तो मैं ऑब्वियसली कहूँगा कि दोनों का मैं क्या लूँगा, इंटरसेक्शन, क्योंकि सर लॉग तो सब में खुश है, लॉग सबके साथ ठीक है। आप तो x की 0 से बड़ी वैल्यू लो, मैं सब चला लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उससे जो वैल्यूज़ जनरेट होंगी, क्या वो सारी वैल्यूज़ मैं cos इनवर्स को पास कर पाऊँगा? नहीं। cos इनवर्स कहेगा मुझे तो -1 से 1 के बीच दो, तो cos इनवर्स के अंदर जो वैल्यू -1 से 1 के बीच बन के आएंगी वो log की 1/3 से 3 के बीच ही बन के आएंगी। अगर आपने 1/3 से 0 के बीच में कोई वैल्यू ले ली तो -1 से छोटी हो जाएगी, और अगर आपने 3 से बड़ी कोई x की वैल्यू ले ली तो वो log की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, और हम वो cos इनवर्स को पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि cos इनवर्स के साथ रिस्ट्रिक्शन है ना, वो हमेशा कहता है मुझे -1 से बड़ा दो और 1 से छोटा दो, -1 से छोटा या +1 से बड़ा कोई वैल्यू दोगे तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा। तो उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मुझे इंश्योर करना होगा कि ये बात जस्टिफाइड हो, दोनों बातें जस्टिफाइड हो। तो मैं कहूँगा कि हमारा आंसर जो होगा सर, मतलब x जिन वैल्यूज़ के सेटिस्फाइड होगा, x जिन वैल्यू को ओके करेगा, वो सारी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक होंगी क्लास? सर वो वैल्यूज़ होंगी 1/3 से 3 तक। बस आप इन्हीं वैल्यूज़ पर रिलाई करेंगे, इनके आगे पीछे नहीं जाएंगे। और 1/3 और 3 को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि -1 और +1 को हम इंक्लूड कर सकते थे। तो ये बड़ी आसान सी हमारे पास कहानी थी कि आपको ये क्वेश्चन जो हमने किया समझ आया स्टूडेंट्स। आई होप इस पूरे सोल्यूशन में आपको कोई भी डाउट नहीं है। अगर यहाँ तक समझ आया तो हम इसका पार्ट बी ट्राई करेंगे। पार्ट बी अगेन आई वुड वांट कि आप पहले खुद से ट्राई करें, आप पहले खुद से समझें, फिर हम इसे साथ में डिस्कस करें। आई होप वीडियो पॉज करके आपने पार्ट बी खुद से ट्राई किया। अब देखते हैं हम कि पार्ट बी में क्या करना है। तो पार्ट बी को ध्यान से समझिए क्लास। पार्ट बी भी बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मज़ेदार सा क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है पार्ट बी में, log ऑफ x² - 5x + 6 एट बेस x + 1। बहुत बढ़िया, एक अच्छा क्वेश्चन है क्लास, आपको बहुत सारी क्लैरिटी दिखेंगी इससे। यहाँ पे लिखा है log ऑफ, वैल्यू क्या पास्ड है? वैल्यू है सर x² - 5x + 6, और बेस क्या है स्टूडेंट? सर बेस है x + 1। आई होप आपको ये दोनों बातें दिख रही हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है log ऑफ x² - 5x + 6 और बेस है x + 1। ठीक है सर, वापस डोमेन निकालना है। डोमेन मतलब x की वैल्यू निकालनी है। सर हम पहले लॉग फंक्शन याद करते हैं, हमने लॉग फंक्शन पढ़ रखा है। तो लॉग फंक्शन के बारे में हमने क्या क्या बातें पढ़ रखी है? सर बहुत सारी बातें पढ़ रखी हैं, बहुत कुछ पढ़ रखा है। याद करिए क्लास दोनों सिनेरियो। एक सिनेरियो तो क्या पढ़ा था क्लास, जब लॉग फंक्शन हम क्या लेते थे, जब हमारा बेस मतलब log x बेस जो a हुआ करता था, जब हमारा बेस जो था वो <1 हुआ करता था, तो log x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता था। याद करिए अगेन, यहाँ पे ये कंडीशन तो हमेशा ट्रू थी कि a जो होगा वो 1 से छोटा है लेकिन वो 0 से हमेशा बड़ा होगा, और a कभी भी 1 नहीं होगा, और दूसरी बात x जो है वो हमेशा <0 होता था। ये कुछ बेसिक सी कंडीशंस हुआ करती थी। आई होप आपको ये याद होगा। इस आधार पे मैं एक और सिनेरियो आपको याद दिलवाता हूँ कि इसी आधार पे हमने एक और लॉग का ग्राफ बनाना सीखा था। वो लॉग का ग्राफ क्या होता था? कुछ ऐसा होता था सर, ये log x का ग्राफ तब होता था, ये log x का ग्राफ तब हुआ करता था जब a की वैल्यू 1 से बड़ी होती थी। मतलब ऑब्वियसली मैं एक बार और एक्सप्लिसिटली लिख देता हूँ कि a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती थी। दूसरी बात, x तो एनीवे हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। ये कुछ बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग थी जो हमने डेवलप की थी। मतलब कुछ खास बातें कि सर a या तो 0 से 1 के बीच होता है या a 1 से बड़ा होता है। सर जो भी हो, a हमेशा 0 से बड़ा होता है, लेकिन बस a 1 नहीं होता है। और दूसरी बात, लॉग के अंदर जो आप पास करते हैं, यानी जो x आप लेते हैं, जिसका आप लॉग लेते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं लॉग को लेकर। देखो मैं बार बार ये बातें इसीलिए याद दिला रहा था, ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग इसीलिए डेवलप करवा रहा हूँ कि आप ग्राफ्स को देख के सारी चीज़ें सोच पाएंगे। तो इन बारीकियों को अगर आप याद रखेंगे तो आप इन फंक्शंस को आसानी से सोच पाएंगे। तो यहाँ पर मुझे एक फंक्शन दिया गया है स्टूडेंट्स। फंक्शन क्या है क्लास समझते हैं। ये इसका बेस है, मतलब अगर मैं आपको समझाने के लिए कहूँ तो ये आपका a है।
अब हमें एक बात पता है स्टूडेंट्स की सर जो बेस है जो लॉग फंक्शन में बेस होता है वो बेस कभी भी क्या नहीं होता है स्टूडेंट्स, वो बेस कभी भी 1 नहीं होता है। तो पहली बात तो यहीं खत्म हो गई कि जो ये x+1 है स्टूडेंट्स, ये कभी भी 1 नहीं होगा, मतलब x+1 जो है वो 1 के इक्वल नहीं होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहाँ से ये समझ आ रहा है अगर x+1 जो है वो 1 के इक्वल नहीं होगा, मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो x कभी भी 0 नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है सर, x कभी भी 0 नहीं होगा। अगर हमारे इस पार्ट के अंदर x 0 हो रहा होगा तो मैं याद रखूँगा कि 0 नहीं हो सकता। मतलब ऐसे समझो, ये बोलता है कि नहीं मुझे तो 0 चलेगा, जैसे आप 0 रख के देखो, 0 तो 0 - 0 0 + 6, तो log 6 तो डिफाइंड होता है ना। बट देखो जैसे ही आपने 0 रखा तो यहाँ पे log बेस 1 बन गया, तो वो 0 यहाँ अलाउड था पर यहाँ पे प्रॉब्लम कर गया ना। तो मुझे दोनों को खुश रखना है, दोनों को सेटिस्फाइड रखना है। तो जब आपको दोनों को सेटिस्फाइड रखना है तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप दोनों का इंटरसेक्शन लें। मतलब इसने मना किया ना कि 0 मत लो, तो अगर ये बोल भी रहे तो आपको नहीं लेना है। मतलब आपको सिर्फ वो बातें लेनी है, वो वैल्यूज़ लेनी है जहाँ पे दोनों एग्री कर रहे हो, जहाँ पे दोनों सेटिस्फाइड हो, जहाँ पर दोनों डिफाइंड हो। आपको इंटरसेक्शन वाला बेसिक सा कंसेप्ट आई होप अब बहुत अच्छे से क्लियर होने लगा है। तो अगर मैं इस बात पे आऊँ कि देखो समझो, मुझे तो एक और चीज़ पता है सर कि आप जिस भी वैल्यू का लॉग लेते हैं वो क्या होनी चाहिए, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। याद आया? याद करो, लॉग एक्स पॉजिटिव, लॉग एक्स पॉजिटिव। तो सर यहाँ पर आप लॉग ले रहे हैं इस एक्सप्रेशन का, किस एक्सप्रेशन का स्टूडेंट्स? आप ले रहे हैं x² -5x + 6। तो इस एक्सप्रेशन का अगर लॉग ले रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन सर आपका पॉजिटिव होना चाहिए था। तो कैसे पॉजिटिव होगा? अगेन मैं वेवी कर्व मेथड की हेल्प ले सकता हूँ, पर उससे पहले मैं इस पॉलीनॉमियल को फैक्टराइज करूँगा। फैक्टराइज करने के लिए अगेन मुझे दिख रहा है कि -5x को मैं क्या लिख सकता हूँ, -2x -3x, और इसे क्या लिख लूँगा +6, और ये x² है ना। तो ये हो जाएगा x² -2x -3x + 6 है ना। मुझे दिख रहा है यहाँ से मैं क्या ले लूँगा x - 2, यहाँ से मैं -3 कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा x - 2। तो जो दो फैक्टर मिलेंगे वो होंगे x - 2 और एक फैक्टर मिलेगा x - 3, और ये मुझे चाहिए >0। मतलब ये इक्वल टू 0 भी नहीं चलेगा स्टूडेंट्स, ये >0 ही चाहिए मुझे, है ना। तो ये मुझे चाहिए >0। चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं क्लास। अगेन अगर मैं वेवी कर्व मेथड यूज़ करूँ तो मुझे समझ आता है कि यहाँ पे मुझे 3 पॉइंट्स मिलेंगे और अदर 4 पॉइंट मिलेंगे। एक होगा स्टूडेंट्स -∞, एक ऑफकोर्स होगा +∞, राइट। 2 पॉइंट्स और बीच में मिलेंगे, कौन कौन से क्लास? एक होगा वैनिशिंग पॉइंट 2 और एक वैनिशिंग पॉइंट होगा 3। तो एक वैनिशिंग पॉइंट 2 और एक वैनिशिंग पॉइंट 3। बहुत बढ़िया। अब मैं क्या सोचूंगा स्टूडेंट्स, अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे चाहिए पॉजिटिव। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इन अलग अलग जोन्स में पता करता हूँ कि ये फंक्शन कैसा है। अभी तक आपने सोचना सीख लिया होगा कि अगर 2 फैक्टर्स हैं तो वो एक स्टैंडर्ड मैनर में बिहेव करता है। देखो कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। -∞ से 2 के बीच में क्या होता है? 0। तो 0 ट्राई करते हैं। 0 - 2 नेगेटिव, 0 - 3 नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए? >0। हमें अगर >0 चाहिए तो मुझे चाहिए -∞ से 2 और 3 से ∞। मैंने +2 और 3 क्यों नहीं इंक्लूड किए? क्योंकि यहाँ पर इक्वल साइन नहीं है, मतलब 0 लेना अफोर्ड नहीं कर सकते, वैनिशिंग पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आप सर ये कह रहे हो कि इसके अकॉर्डिंग इसकी जो परिभाषा होगी वो ये कहेगा कि सर x की जो वैल्यूज़ हैं सर वो आप -∞ से 2 तक ले लीजिए, और इसके अलावा आप 3 से ∞ तक भी ले लीजिए, दोनों अलाउड हैं। आपको बात समझ आ रही है? पर आपने गड़बड़ कर दी। इस वैल्यू को लेने के दौरान आपने ये ध्यान नहीं रखा कि सर x की वैल्यू 0 लेना तो अलाउड नहीं था ना, और आपने x की वैल्यू 0 इंक्लूड कर ली, तो उस बात को तो एक्सक्लूड करना होगा। तो फाइनली जो आप आंसर लिखेंगे, जब आंसर लिखेंगे तो आप उस आंसर में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? आप उस आंसर में लिखेंगे -∞ से 0, 0 से 2 और फिर 3 से ∞। आपको बात समझ आ रही है? जो फाइनल आंसर लिखेंगे आप लिखेंगे -∞ से 0, तो आपने 0 हटा दिया। फिर आप बोलते हो कि 0 से 2 ले लो, तो आपने -∞ से 2 तक सब ले लिया एक्सेप्ट 0, और आपको 3 से ∞ तो लेना ही है। क्या आपको ये बात समझ आई? ये सारी वैल्यूज़ x की एक्सेप्टेबल हैं सर x की ये सारी वैल्यूज़ में से कुछ भी रख दो आप, ना तो बेस को कोई दिक्कत होगी ना ऐसे कोई दिक्कत होगी। बेस को तो एक ही जगह दिक्कत थी सर। मैं एक पार्ट मिस कर रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, मैंने एक पार्ट मिस किया। एक बात और कि हमने याद करिए स्टूडेंट डिस्कस किया था कि बेस आपका क्या होगा। आई एम रियली सॉरी, बस एक छोटा सा पार्ट हमको दिमाग में रखना था कि बेस के साथ एक और प्रॉब्लम है। लॉग का ग्राफ देखो, मैं जल्दी से बताता हूँ। बेस के साथ एक और प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी था कि बेस जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, बस ये छोटा सा पार्ट मैंने मिस किया। यहाँ पे भी वो ऑलरेडी 1 से बड़ा है, तो 0 से तो बड़ा होना चाहिए। हमने इन 2 केसेस में उसको क्लासीफाई नहीं किया, तो हमने बस कंडीशन ये लगाई थी कि a ≠ = 1 होता है, a ≠ = 1 होता है। तो इसमें एक छोटा सा करेक्शन और होगा, मतलब छोटा नहीं, वो शानदार सी करेक्शन है। पहली बात तो ये सब हटा दो, ये इसका आंसर होने वाला है नहीं। मैं भी बताता हूँ क्यों नहीं होने वाला, और ये आंसर इसका ये होगा।
वेल ये क्यों होगा मैं इस पे आता हूँ, बट फिलहाल के लिए आप ये सारी चीज़ें हटाओ। पहले तो आप वापस इसको समझो कि इसमें हमें क्या करेक्शन करना है। तो ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, हमें करेक्शन ये करना है कि सर बेस जो है वो ना सिर्फ 1 होना चाहिए, मतलब 1 नहीं होना चाहिए, बल्कि जो बेस है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा। मतलब एक और बात आपको अप्लाई करनी होगी कि आपका जो बेस है सर, आपका सर जो बेस है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सर बेस क्या है, x+1, अगर बेस है x+1 तो ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। मतलब सर आपको एक और बात अप्लाई करनी पड़ेगी कि x हमेशा -1 से बड़ा होना चाहिए। मतलब इसमें एक और कंडीशन आएगी क्लास, 2 कंडीशन और इस फाइनल आंसर को मैं लिखना चाहूँ तो ये तो हमारा इसका आंसर आ रहा था और ये हमारा बेस वाला आंसर आ रहा था। तो 2 आंसर्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। 2 आंसर्स क्या हैं क्लास, पूरा नंबर स्केल ध्यान से देखो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन है जिसको अब हम फाइनली समझेंगे। -∞ से इन्फिनिटी, 2 बीच में कहीं कहीं वैल्यूज़ मिली थी क्या, मुझे वैल्यूज़ मिली थी 2, एक वैल्यू मिली थी 3, है ना, एक और वैल्यू मिल रही है मुझे बस -1, है ना, और एक और वैल्यू मिल ही रही है कौन सी, 0, है ना, तो ये भी ले ही लेते हैं। तो ये यहाँ कहीं होगी लेट्स से 0। कुछ बातें उसने हमसे कही, है ना, कुछ बातें हमसे उसने कही। पहली बात तो ये कही कि सर 0 मत लेना, तो मैं काम करता हूँ 0 को पहले से ही मार्क करके रख देता हूँ कि सर 0 नहीं लेंगे, तो 0 नहीं लिया, 0 के ऊपर मैंने ये पॉइंट लगा दिया। दूसरी बात उसने कही सर x की वैल्यू -1 से बड़ी रखना। उसने एक और बात आपसे कही कि सर x की वैल्यू -1 से बड़ी रखना। -1 इंक्लूड करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि -1 अगर आप ले लेंगे तो वापस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0, है ना। अब देख रहे हैं अगर आपने यहाँ पर -1 ले लिया तो -1 + 1 हो जाएगा 0, तो 0 लेना भी अलाउड नहीं है, 0 से बड़ा ही होना चाहिए। तो x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, ये आपके बेस ने बोला। और इसने क्या बोला, इसने बोला 2 से छोटा और 3 से बड़ा, एक्सक्लूडिंग 2 और 3। तो ये बोलता है, ये क्या बोलता है भाई, सर ये बोलता है कि आप 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू ले लो सर, सॉरी 2 से छोटा कोई भी वैल्यू ले लो या फिर 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू ले लो। अब मैं ओवरऑल इंटरसेक्शन अगर निकालूं तो अब फाइनली सही आंसर आएगा। उस आंसर को भूल ही चाहिए, इस फाइनल आंसर को लिखेंगे। तो पहला इंटरसेक्शन तो ये आ रहा है सर कि ये कुछ वैल्यूज़ कॉमन मिली 0 तक, फिर 0 को हटाए, फिर 2 तक सारी वैल्यूज़ कॉमन मिली, फिर 2 को हटाना पड़ेगा क्योंकि ये 2 को अलाउ नहीं करता है। सेम यहाँ से 3 के आगे से जब वैल्यूज़ मिलती चलेंगी तो ये दोनों में कॉमन है। दोनों में क्यों कॉमन है, क्योंकि यहाँ भी और यहाँ भी है। तो ओवरऑल फाइनल आंसर क्या आ रहा है, सुनिएगा। ओवरऑल आंसर आ रहा है सर -1 से 2 तक लेना, लेकिन 0 हटा देना। -1 से इन्फिनिटी तक तो ले नहीं सकते क्योंकि ये है लेकिन ये नहीं है, तो बोलूँगा -1 से 0 पहला आंसर होगा। -1 भी इंक्लूड नहीं करना है, 0 भी इंक्लूड नहीं करना है, फिर 0 से 2 तक फिर वैल्यूज़ लेनी है। तो मैं कहूँगा 0 से 2 भी वैल्यूज़ ले लीजिए सर। अब जब आपने -1 से 0 और 0 से 2 ले लिया है तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 2 से 3 छोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ये होता है, ये नहीं होता है ना। फिर 3 से आगे देखा, तो 3 से आगे दोनों एग्जिस्ट करते हैं सर, तो 3 से आगे आप सब ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैंने ओपन ब्रैकेट्स लगाए तो आपको समझ आए, 3 भी इंक्लूड नहीं कर सकते थे, 2 भी नहीं कर सकते थे, 0 भी नहीं कर सकते थे, 1 भी नहीं कर सकते थे, तो इन सब पे हमने क्या लगाया, ओपन ब्रैकेट। सो दिस शुड बी द फाइनल आंसर विद दैट करेक्शन। आई जस्ट मिस्ड द पॉइंट, मैं फिर से करेक्ट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया था बस, कि बेस जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखिए। मैंने बस एक ही पॉइंट कंसिडर कर लिया था कि बेस नॉन 1 मतलब नॉन 1 होना चाहिए, बशर्ते बेस का पॉजिटिव होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना नॉन 1। तो आप इस बात को और लगाएंगे तो फाइनल आंसर आपका अप्रोप्रिएटली आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया फाइनली। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको फंक्शंस, उनके ग्राफ, सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, उनके डोमेन समझ आ रहे हैं और आप इन क्वेश्चंस को अब आसानी से क्रैक कर पा रहे हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस हैं, ये और कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं चाहूँगा पहले आप इन्हें ट्राई करें खुद से और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, आई होप ये क्वेश्चंस आपने ट्राई किए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश की। यू कैन ट्रीट दीज क्वेश्चंस एज योर होमवर्क क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चंस अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चलिए आज का लेक्चर फाइनली कल्मिनेट करते हैं, बट आई होप यू गॉट माय पॉइंट कि हमारा पॉइंट ये है कि आज हमने ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। डोमेन रेंज पे आई थिंक बहुत अच्छी क्लैरिटी अब डेवलप हो चुकी है। ये क्वेश्चन जो मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इन्हें एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे और मैं चाहता हूँ कि देखो वापस वही सब चीज़ें हो रही हैं, फ्रैक्शन पार्ट, सेक इनवर्स, ये कॉस इनवर्स, ये मॉड, ये लॉग। तो आई होप आपको वही सारे फंक्शंस उनके ग्राफ से डील करना होगा। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चीज़ें समझते हैं स्टूडेंट्स। आई होप यू नो दैट MagnetBrains www.magnetbrains.com ये जो वेबसाइट है, यानी MagnetBrains जो आपका ये फीचर है, ये जो चैनल है, ये आपके लिए सारे कोर्सेज, ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। यानी अगर आप वेबसाइट विजिट करेंगे और ये सारी चीज़ें देखेंगे तो इन सारे सेगमेंट्स में आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाई देंगी। नॉट जस्ट दैट, जैसे ही आप IIT-JEE सेगमेंट पे आते हैं तो आपका सारा IIT-JEE पूरा सेगमेंट ओपन हो जाता है, सारे सब्जेक्ट्स प्रॉपर्ली अरेंज्ड हैं, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं। जैसे ही आप सेक्शन पे आएंगे, आप अपने सेक्शन ओपन करेंगे सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट में सारी चीज़ें चैप्टर वाइज ऑर्गेनाइज्ड हैं, हर चैप्टर के
प्रॉपर लेक्चर्स, प्रॉपर वीडियोस, DPPs के PDF, उनके वीडियो सॉल्यूशंस, PYQ, MCQ, everything is properly arranged chapter wise here under these sections. I hope you know हम सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ that we provide 100% फ्री एजुकेशन, यानी मैग्नेट ब्रेन्स पे या तो आपको चैनल पर, हमारा जो यूट्यूब चैनल है, या फिर वेबसाइट पर, या फिर इवन एप्लीकेशन पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा. देयर आर नो सब्सक्रिप्शंस एंड ऑफ कोर्स वी इंश्योर कि आपको इंडिया के टॉप टीचर्स क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें. सो डोंट वरी अबाउट दैट. आपकी सारी तैयारी अश्योर्ड है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ. आई होप यू नो दैट. एंड ऑफ कोर्स जब भी आप किसी भी लेक्चर पर क्लिक करेंगे वो लेक्चर यहीं ओपन हो जाएगा, या फिर आप चाहें तो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, और इसे फाइनली यहीं से आप फुल स्क्रीन मोड में जाके देख सकते हैं. आई होप यू नो दैट. सो फाइनली इस बात पे हम आएंगे कि क्या आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है. इसी का हमारा IIT JEE नीट सेगमेंट पूरा ओवरऑल IIT JEE की आपकी तैयारी करवा रहा है एट एब्सोल्युटली नो कॉस्ट, यानी ज़ीरो कॉस्ट. इसीलिए ये सारे जो वीडियोज़ हैं, अगर ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं, इनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को लाइक करिए. अगर इन वीडियोस से आप अपडेटेड रहना चाहते हैं, कोई भी नया कुछ भी चेंज आता है, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है, अगर आप चाहते हैं कि आपको मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चूँकि ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रहा है, जिस पे हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो अगर आपको लगता है कि ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनसे शेयर किया जाना चाहिए, तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए. With that, we are calling it a day. Thank you so much.